तो गाइस एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो ना सिर्फ आपको मार्केट के एग्जैक्ट ब्रेकआउट और रिवर्सल पॉइंट पे ट्रेड करना सिखा दे, बल्कि आपको एंट्री और एग्जिट इतना प्रीसाइज बना दे कि हर ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एकदम सॉलिड हो। तो आज हम बात करेंगे कैमेरेला ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के बारे में, और ये डेली मार्केट के हाई लो और क्लोज के हिसाब से एडजस्ट होती है, चाहे मार्केट ट्रेंड कर रहा हो या रेंज में हो। स्टॉक्स, फॉरेक्स या कमोडिटीज, ये हर एसेट और टाइम फ्रेम के लिए काम करती है, लेकिन जो हम यूज करने वाले हैं वो 5 मिनट टाइम फ्रेम होने वाला है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है जो आपको प्रॉफिट्स को लॉक करने में और लॉसेस को कंट्रोल करने में बहुत मदद करने वाला है। तो देखो, सबसे पहले बात कि कैमेरेला ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी क्या है, कि ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है ना, ये कैमेरेला के पिवट पॉइंट्स पे बेस्ड है। और ये पिवट पॉइंट्स क्या होते हैं कि ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेते हैं जो प्रीवियस डे का हाई, लो और क्लोज होता है उसके हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंडिकेटर टैब पे जाना है, यहाँ पे पिवट पॉइंट सर्च करना है, और ये जो पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड है इस पे आपको क्लिक करना है। अभी आपके सामने बहुत सारे पिवट पॉइंट्स आ गए हैं, हमको इतने सारे पिवट पॉइंट्स की जरूरत नहीं है, तो हम वापस इसके सेटिंग पे जाएंगे और इसके टाइप में जाके ट्रेडिशनल की जगह आपको कैमेरेला सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको P1, S1, R1, S2, R2 और S5 और R5 को भी अनचेक कर देना है। अभी इसके अंदर आपको R4, R3, S3 और S4 दिख रहे होंगे। इसके अंदर जो R4 और S3 है, जो R4 और R3 है, ये होते हैं हमारे रेजिस्टेंस लेवल्स, और जो S3 और S4 है इनको हम बोलते हैं सपोर्ट लेवल्स। ठीक है, जो S लिखा हुआ है वो सपोर्ट हो गया और जो R लिखा हुआ है वो रेजिस्टेंस हो गया। इसके अंदर जो R3 और S3 है ये हो गए हमारे रिवर्सल जोन्स, और जो R4 और जो S4 है ये हो गए ब्रेकआउट लेवल्स। तो अभी ये स्ट्रेटेजी में हम सिर्फ ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं, और जो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आने वाली है उसके अंदर हम रिवर्सल स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, तो जहां पे हम R3 और S3 का यूज करने वाले हैं। फिलहाल इस स्ट्रेटेजी के अंदर हमको सिर्फ R4 और S4 पे ये जो ब्रेकआउट लेवल से इन पे काम करना है, इनको देखना है। और अब देखो, ये स्ट्रेटेजी का जो मेन क्राइटेरिया है ना वो क्या है कि जो हमारे करंट डे के, एक बार मैं सब हटा देता हूं, जो करंट डे के हमारे जो R3 और जो S3 है वो प्रीवियस डे के R3 और S3 के अंदर अलाइन करने चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो करंट डे के R3 यहाँ पे है, S3 यहाँ पे है, और जो प्रीवियस डे का जो S3 है वो यहाँ पे है, जो कि जो करंट डे का जो S3 है उससे थोड़ा सा नीचे है, और जो प्रीवियस डे का जो R3 है वो जो करंट डे का R3 है इसके बहुत ऊपर है। तो आप देख सकते हैं कि जो करंट डे का जो R3 और S3 है वो प्रीवियस डे के R3 और S3 के अंदर अलाइन कर रहे हैं। ये एक क्राइटेरिया जो हमको स्टॉक सिलेक्शन के लिए हेल्प करेगा, और स्टॉक सिलेक्शन का बस ये एक ही क्राइटेरिया है। अगर आपको लगता है कि हमारे एनएससी के अंदर 1000-1500 से भी ज़्यादा स्टॉक्स है, तो इसके लिए मैं आपको एक स्क्रीनर दे दूंगा जो मेरा चार्टिंग के ऊपर बना हुआ है। यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, कैमेरेला ब्रेकआउट स्टॉक सिलेक्शन अरविंद कुमार। तो इसके ऊपर जाके मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो इसको जाके आप सिलेक्ट कर लेना, और आपको एक दिन पहले ही सारे जितने भी स्टॉक्स नेक्स्ट डे ट्रेडेबल होंगे वो आपको पहले ही पता चल जाएंगे। तो बस उतने ही स्टॉक्स को आपको अपने वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करना है। तो आपको दिन के 5, 10 या फिर 15 मैक्स टू मैक्स इतने स्टॉक्स मिल जाएंगे, और इसमें से कुछ ही स्टॉक्स होंगे जो हमारे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लेवल्स को सेटिस्फाई करेंगे। तो बस उन्हीं स्टॉक्स पे अपन को फोकस करना है। तो आपको दिन के अंदर मैक्स टू मैक्स 3 या 4 ट्रेड मिलने वाले हैं, उससे ज़्यादा आपको एंट्रीज नहीं लेनी है। तो चलिए एंट्री के क्राइटेरिया पे चलते हैं। जो हमारा एंट्री का क्राइटेरिया होने वाला है बहुत ही सिंपल होने वाला है। कोई सी भी कैंडल अगर R4 या फिर S4 के नीचे अगर क्लोज कर देती है, ठीक है, ध्यान से सुनना, कोई सी भी कैंडल अगर R4 या S4 के तो नीचे और R4 के अगर ऊपर क्लोज कर देती है, तो वो जो कैंडल का हाई है, कोई सी भी कैंडल अगर उस कैंडल के हाई को अगर ब्रेक करके, जैसे ही ब्रेक करती है ना, आपकी एंट्री हो जानी चाहिए। जैसे यहां पे अपन देख सकते हैं कि ये कैंडल ऑलमोस्ट R4 के बराबर में आके क्लोज हुई है। तो अगर कोई सी भी बाद की कैंडल अगर इसके हाई को ब्रेक करती है ना, तो आपकी एंट्री हो जानी चाहिए। अगर आपको थोड़ा और सेफ प्ले करना है तो आप किसी एक कैंडल को ढंग से उसके ऊपर क्लोज हो जाने दें, जैसे कि यहाँ पे हुआ है, और जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को ब्रेक करती है आपकी एंट्री हो जाती है। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की। तो स्टॉप लॉस बेसिकली आपका R3 के नीचे रहना चाहिए। यहाँ पे R3 है तो इसके नीचे का आपका स्टॉप लॉस रहेगा,
और अगर हम ब्रेकडाउन ट्रेड कर रहे हैं तो कोई सी भी एक कैंडल S4 के नीचे क्लोज करती है तो उसके बाद कोई सी भी कैंडल अगर इसका अगर जो लो है उसको ब्रेक कर देती है तो हमारी एंट्री हो जाती है यहीं पर, और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो होगा S3 के ऊपर। ठीक है, आप थोड़ा सा ऊपर इसको रख सकते हो। तो अब हम पहले स्टॉक्स पे चलते हैं और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे हमको बहुत सारा बैक टेस्ट के लिए डेटा मिल जाएगा, आप किसी भी दिन पे क्लिक कर सकते हो और उसके सारे स्टॉक्स हमको मिल जाएंगे। जैसे कि हमको सारे स्टॉक्स मिले हैं, तो ये स्टॉक्स हमको 22 को ट्रेडेबल है, क्योंकि 21 तारीख को हमको स्टॉक्स मिल गए, तो ये 22 को ट्रेडेबल है। तो हम कोई सा भी स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि हमने सिलेक्ट किया बाटा इंडिया, तो ये 22 तारीख को ट्रेडेबल होगा, क्योंकि ये जो डेटा होता है हमको एक दिन पहले मिल जाता है और नेक्स्ट डे ट्रेडेबल होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो करंट डे का जो R3 और जो S3 है वो प्रीवियस डे के R3 और S3 के अंदर अलाइन कर रहे हैं, तो जो हमारा स्टॉक का जो क्राइटेरिया था वो फुलफिल हो गया। अब नेक्स्ट क्या है कि कोई सी भी कैंडल अगर R4 या फिर अगर S4 के नीचे अगर क्लोज कर देती है और उसके बाद की कोई भी कैंडल उसके हाई को ब्रेक करती है तो हमारी एंट्री हो जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कैंडल ने क्लोज दी, 12:05 के कैंडल क्लोज हुई R4 के ऊपर जाके, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल है वो ऊपर नहीं गई, तो अभी हमारी एंट्री नहीं हुई है। हमारी एंट्री कहाँ पे होगी, यहाँ पे 12:30 पे, यहाँ पे हमारी एंट्री होती है। और जो स्टॉप लॉस हमको इनिशियली रखना है वो रखना है ये R3 के नीचे। अब देखो टारगेट की बात करते हैं, तो बेसिकली आप दो तरीके से टारगेट सेट कर सकते हो। जो पहला टारगेट का जो तरीका होता है वो होता है कि आपको जो रिस्क रेशियो होता है वो 1:1.5 का रखना होता है। ठीक है, तो हाफ क्वांटिटी आप वहां पे एग्जिट कर सकते हो और जो बाकी की हाफ क्वांटिटी उसको आप ट्रेल कर सकते हो, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट्स होते हैं ना, कई इनके अंदर बहुत पावरफुल होते हैं, जो आपको 1:5 1:6 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी आपको मिल सकते हैं। तो आपको हाफ क्वांटिटी हमेशा 1:1.5 पे सेट कर देनी है। आप चाहो तो इनिशियली स्टार्टिंग के अंदर आप हर अपना जो ट्रेड है उसको आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1.5 पे सेट करके रखना। चलो दूसरा स्टॉक देखते हैं, दूसरे दिन चलते हैं। अब हम चलते हैं 13 तारीख को और देखते हैं डाबर। यह है 13 तारीख के हैं, तो हमको इसको 13 के बाद वाले दिन पे ट्रेड करना है। यह 13 तारीख का चार्ट है। अब नेक्स्ट डे है ये, आप देख सकते हैं कि जो R3 और जो S3 है वो प्रीवियस डे के R3 और S3 के अंदर अलाइन कर रहे हैं, तो ठीक है, हमारे लिए स्टॉक सिलेक्शन का परफेक्ट डे हो गया। अब यहाँ पे एक कैंडल ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकडाउन दिया है S4 के नीचे, और इसके नीचे ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक कर दिया है, तो हमारी एंट्री हो जाती, शॉर्ट पोजीशन के लिए हमारी एंट्री हो जाती है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक एंट्री थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, जो आपका स्टॉप लॉस का जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो इस केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा स्टॉप लॉस होगा ना, जिस कैंडल ने इसको ब्रेक किया है, जिस कैंडल ने, ध्यान से सुनना, जिस कैंडल ने S4 को, ये जो S4 लेवल है इसको जो ब्रेक किया है ना, उस कैंडल के हाई के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो, और उसके बाद आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:5 आपका आराम से अचीव हो गया। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, किसी और दिन देखते हैं, 19 तारीख पे देखते हैं वापस डाबर। 19 का तो हमने देख लिया ना, 14 को देखते हैं बजाज फाइनेंस। अभी हमने ये जो देखा है ये 14 तारीख का देखा है, तो ये स्टॉक है ना, ये 15 तारीख को ट्रेडेबल होगा, 15 नहीं 18। ये जो पहली कैंडल है ये गैप अप ओपन हुई, ये जो कैंडल है ये नीचे आके क्लोज हुई, आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ है। इसके बारे में हम थोड़ी देर में और बात करेंगे कि जो ओपनिंग है वो हमारे जो ट्रेड का जो कॉन्सेप्ट है उसको कैसे इफेक्ट कर सकती है। तो अगर कोई कैंडल अगर बहुत बड़ा अगर गैप अप ओपन होती है तो उस ट्रेड को आप अवॉइड कर सकते हो इजीली। जैसे इस केस के अंदर हुआ है, जो मार्केट नेक्स्ट डे खुला तो बहुत बड़ा गैप अप खुला है और इंस्टेंटली मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा और नीचे गया और यहाँ पे थोड़ा ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, तो ऐसे स्टॉक को आप उस दिन के लिए अवॉइड कर सकते हो।
कोई दूसरा स्टॉक देखते हैं, एसीसी। हमको देखना है 18 तारीख का, ये रहा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा करंट डे का जो R3 और S3 है वो प्रीवियस डे के R3 और S3 के अंदर अलाइन कर रहा है, तो ठीक है, स्टॉक हमारे लिए आज के लिए ट्रेडेबल है। उसके बाद मार्केट नीचे गया, यहाँ पे एक विक बनाई लेकिन नीचे क्लोज नहीं हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट नीचे क्लोज हुआ है, एक्चुअली क्लोज तो यहीं पे हो गया था, ठीक है। तो ये स्टॉक, एक स्टॉक के अंदर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। उसके बाद में उस स्टॉक को हमको छेड़ना ही नहीं है। ये वापस ऊपर गया, ऊपर क्लोज दिया, लेकिन ये क्लोज का कभी हाई क्रॉस नहीं हुआ और मार्केट वापस नीचे आ गया। तो अभी तक हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है और 2 हमारे टारगेट हिट हुए हैं। अब हम कोई दूसरे दिन पे देखते हैं, हम देखते हैं 6 नवंबर पे, तो हमको लुपिन मिल रहा है। हमने 6 पे देखा तो वो स्टॉक ट्रेडेबल है 7 तारीख को। तो ये देखो, ये स्टॉक के अंदर तो मैंने ट्रेड किया था पर्सनली। इसमें मैंने क्या किया था कि ये जो 925 वाली कैंडल है, इसकी जो लो था वो यहाँ पे था और मैंने इसके लो पर ही एंट्री ले ली थी। यहाँ पे वो जो स्टॉप लॉस रखा वो रखा मैंने S3 के जस्ट ऊपर। क्योंकि जो मेरी एंट्री थी ना वो थोड़ी सी एग्रेसिव एंट्री थी, इसके लिए मेरे को थोड़ा सा स्टॉप लॉस जो था वो बड़ा रखना पड़ा। आपको जब तक पूरा कंफर्मेशन नहीं मिल जाता ना, आपको इनिशियली तब तक ट्रेड नहीं लेना है। एक बार जब आप ये स्ट्रेटेजी में हैंडी हो जाए उसके बाद में आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत ट्वीक्स कर सकते हैं, बट इनिशियली आपको बिल्कुल भी ट्वीक नहीं करने। और कोई सी भी कैंडल अगर क्लोज देती है उसके नीचे और जो उसके बाद की जो कैंडल्स है उसको ब्रेक करती है, तभी आपको एंट्री लेनी है। इनिशियली आपको ऐसी कुछ चीजें नहीं करनी है। तो जो स्टॉप लॉस था वो मैंने जो S3 था उसके ऊपर रखा और उसके बाद आप देख सकते हो कि मार्केट एक बार S3 के आसपास जाने की कोशिश करी और उसके बाद में जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड था वहाँ पे मार्केट पहुंच गया था 1:2 के आसपास, मेरे को रिस्क रिवॉर्ड उसके अंदर मिल गया था। एक और स्टॉक अपन ट्राई करते हैं, हम देखते हैं 29 तारीख का, और ये देखते हैं चोला फाइनेंस देखते हैं 29 का। ये स्टॉक हमको मिला 29 का, तो 29 के बाद वाली जो डेट है उस पर हमको ट्रेडेबल है ये। अभी देखो, इनिशियली इसके अंदर जो प्री सेट डेट आती है ना वो आती है 15 पिवट पॉइंट्स बैक की। अगर आपको और पीछे जाके चेक करना है तो आप इसको चेंज कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको 30 कर रहा हूँ क्योंकि जो जहां पे हम चेक कर रहे हैं वो उतना पीछे की डेट नहीं है। अभी देखो 30 की हम चेक कर रहे हैं, तो ये स्टॉक इस दिन के लिए हमारे लिए ट्रेडेबल नहीं था क्योंकि कोई भी कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं हुई, तो इस स्टॉक को अपन ट्रेड नहीं करेंगे। कोई दूसरा स्टॉक देखते हैं, अंबुजा सीमेंट। ट्वेंटी नाइन के बाद में 30 को हमको देखना है। तो इस दिन आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे ये जो हाई है यहाँ पे क्लोज दिया और जो नेक्स्ट कैंडल है इसने इसका थोड़ा सा एक हाई ब्रेक कर दिया है। आप चाहो तो ऐसी कैंडल को आप अवॉइड कर सकते हो। अगर आप ट्रेड भी कर रहे हो तो मान लो कि आपकी एंट्री है ना वो यहाँ पर हो जाती है और जो इनिशियली आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो R3 के नीचे होगा। यहाँ पे प्राइस ऊपर जाती है तो आप अपना जो स्टॉप लॉस है उसको आप ट्रेल कर सकते हो और आप यहीं की ला सकते हो। तो इस दिन आपका हो सकता है कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:2 आपको नहीं मिला होगा, क्योंकि ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 1:2 नहीं मिला होगा या फिर 1:1.5 नहीं मिला होगा, लेकिन इस ट्रेड के अंदर आपको लॉस नहीं हुआ होगा। बात ये है। अब देखो, एक और मेन चीज, जो आपका स्टॉप लॉस है उसको आपको हमेशा रेस्पेक्ट करना है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो उस ट्रेड को आपको एग्जिट कर देना है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है और आप तभी भी उस ट्रेड के अंदर बने रह रहे हो। अगर एक बार अगर स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है आपको उस ट्रेड से एग्जिट कर देना चाहिए। अब देखो कुछ और टिप्स, आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। दिन के अंदर 2 या 3 ही सेटअप पे आपको काम करना है। आपको दिन के बस 2 या 3 ही ट्रेड लेने हैं। सेकंड चीज, अगर आपका इनिशियल अगर स्टॉप लॉस अगर बहुत ज्यादा बड़ा हो जा रहा है
तो उस केस के अंदर आप थोड़ा सा वेट करो और प्राइस को वापस R4 या फिर S4 के ऊपर पुल बैक करने का वेट करो और वहां पे आप वापस एंट्री अपना प्लान करो। उसके अलावा अगर कोई स्टॉक के अंदर अगर कोई न्यूज आने वाली है या फिर उसके रिजल्ट आने वाले हैं तो उस दिन थोड़ा सा कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो, क्योंकि हो सकता है मार्केट उस दिन बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो, फेक ब्रेकआउट दे सकता है, दोनों साइड फेक ब्रेकआउट दे सकता है और उसके बाद में मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है। तो आप हो सकता है आप उस स्टॉक के अंदर दोनों साइड फंस सकते हो। अब देखो कुछ और टिप्स मैं आपको दे देता हूं। अगर जब नेक्स्ट डे हम ट्रेड करने वाले हैं और अगर प्राइस अगर R3 और S3 के अंदर अगर ओपन हो रही है, इस रेंज के अंदर ओपन हो रही है, तो हो सकता है कि प्राइस एक थोड़ा सा रेंज क्रिएट करे, ठीक है। और उस रेंज क्रिएट करने के बाद में अगर R4 को ब्रेकआउट कर रही है ना, तो वो है कि प्राइस ने थोड़ा सा टाइम लिया है और ब्रेकआउट कर रही है, तो एक अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है। अगर प्राइस R4 और R3 के बीच में अगर ओपन होती है, अगर प्राइस R4 और R3 के बीच में अगर ओपन होती है, उस केस के अंदर ब्रेकआउट थोड़ा सा जल्दी हो जाता है और हो सकता है कि उस दिन मार्केट अच्छा खासा ट्रेंडिंग हो। तो ऐसे केस के अंदर आपको है ना, जो अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ना, वो आपको थोड़ा सा बड़ा रखना है, ठीक है। और अगर प्राइस अगर R4 के अगर ऊपर अगर बहुत बड़ा अगर गैप अप करती है, उस केस के अंदर आपको थोड़ा सा वेट करना है। प्राइस हो सकता है आपको नीचे आए, अगर पुल बैक करती है तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। अगर पुल बैक नहीं करती और अगर दिन भर अगर यहीं कहीं रह जाती है, तो उस दिन उस स्टॉक को आप अवॉइड करो। अगर वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। सो थैंक यू गाइज।